मेरे हिसाब से सबसे पहले टॉपिक मोल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पे बॉन्डिंग सबसे बढ़िया है। हेडिंग डालिएगा बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ से आप केमिस्ट्री को सीखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, उसी के बॉन्डिंग। अच्छा, जैसे हमने बॉन्डिंग वर्ड बोल दिया, बॉन्डिंग को लेके आपके दिमाग में क्या बात आती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग? तो उससे क्या बेनिफिट होता है? एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कोई बेनिफिट शेयरिंग से? तो आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से स्टेबिलिटी आ जाती है? तो यानी कि हमारा जो केमिस्ट्री का बेसिक है वो फुलफिल करने का है। तो मतलब हम जो सब केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं वो आउटर शेल को फुलफिल करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या मकसद हो सकता है? सुनिए, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। नेचर अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, केमिस्ट्री अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, फिजिक्स। अब ये कैसे पता लगे कि कोई सिस्टम स्टेबल है? हमारे पास वो क्राइटेरिया, वो स्केल क्या है तो ये बात प्रूफ कर दे ये सिस्टम अब स्टेबल हो चुका है। हमारे पास क्राइटेरिया है एनर्जी का, चार्ज का। हमें पता होना चाहिए कोई भी सिस्टम कब स्टेबल होता है, जब उसके पास एनर्जी मिनिमम होती है, जब उसके पास चार्ज मिनिमम होता है। अब आपके पास फिर दिमाग में बात आती है, सर ये कैसे पता चलेगा कि एनर्जी मिनिमम हो चुकी है या नहीं हो चुकी? इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का पहला स्टेटमेंट अपने दिमाग में रख लीजिए, बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी लिखेंगे नहीं, पहले सुनेंगे। पहले किसी को सुनो, रियलाइज करो, समझ में आता है तो ही लिखो, हिला मत लिखो। वो सब किताब में लिख रहा है, वो है ना डिक्टेशन, राइटिंग सुधार परियोजना। हमें सिर्फ समझना है केमिस्ट्री। तो मैंने स्टेटमेंट बोला, बॉन्डिंग इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? एनर्जी विल रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप लोगों की समझ में आया हो, बॉन्डिंग, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्डिंग? एक्सोथर्मिक। लिखिएगा, बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो हिंदी में उष्मा छेपी, एनर्जी निकलती है वहां से। एनर्जी निकलती है तो एनर्जी घटती है, एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम इसे सीधा सीधा यहां लिख सकते हैं। देखिएगा, हमने यहां लिया कि साहब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उतनी स्टेबिलिटी चाहते, और स्टेबिलिटी एनर्जी को कम करने के लिए हमने बॉन्डिंग वर्ड को पकड़ लिया। साहब हमें बॉन्डिंग स्टडी करना। अब हमें दूसरा स्टेटमेंट ये देखना है, बॉन्डिंग रिलेटेड टू बॉन्ड। बॉन्ड कितने तरह के हो सकते हैं? टाइप ऑफ बॉन्डिंग। आप में से कोई स्टूडेंट जानता है बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 2 तरह के होते हैं। और कोई नंबर बढ़ाना चाहे? 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से। अच्छा, जो 3 बॉन्ड बताना चाहते हो, 3 बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? ये चीज तो 9th क्लास में पढ़ ली। तो फिर आप मेडिकल में क्या पढ़ना चाहते हैं? बेटे बॉन्ड 10 तरह के, शौक लगा। अब आपको देखना है कि वो 10 तरह के बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। मैं बोलूंगा, उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने
जो एग्जाम्स में अप्लाई करेंगे बॉन्डिंग से कम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बॉन्डिंग से होता है। अब हम देखते हैं बॉन्ड की वैरायटी, कितने तरह के बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड आपने पढ़ा होगा बेटे आयनिक बॉन्ड। जहां लगे कि सर ये तो हमने पढ़ा नहीं, मुझे बोलना, हमने नाम सुना आयनिक बॉन्ड। फिर दूसरा बॉन्ड आप लोगों ने सुना होगा बेटे कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड बॉन्ड आपने जरूर सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर हम एक बॉन्ड आपने सुना होगा सिंगलेट बॉन्ड। कभी नाम सुना बेटे? PCL 5 पे पढ़ाएंगे आप सिंगलेट बॉन्ड। फिर उसके बाद बात आएगी आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आपने नाम सुना होगा वंडर वॉल बॉन्ड। फिर आप सुनेंगे मेटालिक बॉन्ड। सुना कि नहीं सुना? मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद क्या अभी आपने नाम सुना है बनाना बॉन्ड? यस सर। आप मना नहीं कर पाएंगे, B2S6 यस सर। बनाना बॉन्ड। क्या आपने कभी नाम सुना है बैक बॉन्ड? बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। टेंथ नंबर पे फिर हम बात करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो 10th जो बॉन्ड आएगा उसे नाम देंगे हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कितने तरह के बॉन्ड आपके सामने लिखे हुए हैं? 10 तरह के बॉन्ड आपको इसका करना। पहला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा चौथा बॉन्ड, पांचवा, छठा वंडर बॉन्ड, सातवां मेटालिक बॉन्ड, आठवां बनाना बॉन्ड, नवा बैक बॉन्ड और 10वां डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ये 10 तरह के बॉन्ड हमें स्टडी करने। तो सबसे पहला बॉन्ड रजिस्टर पे लिखा जा सकता है आयनिक बॉन्ड। हेडिंग डालिएगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड लिख लीजिएगा आयनिक बॉन्ड। हर बॉन्ड का एक ही मकसद होगा, क्या? एनर्जी को डिक्रीज करना। एनर्जी डिक्रीज होनी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी है। हमारा बेसिक्स ही सिर्फ ये है, हमें बॉन्ड बनाने हैं, एनर्जी का डिक्रीमेंट, एनर्जी को डिक्रीज करना है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। सबसे पहला बॉन्ड आपने डाल दिया आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड अपने आप में ही डेफिनेशन को बता रहा है, ए बॉन्ड बिटवीन टू आयंस। लेकिन बात यही नहीं रोकती है हमें, ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन कभी होगा ही नहीं, वहां पे वर्ड जुड़े हुए होंगे मेटल, नॉन मेटल। तो पहली चीज ये याद रखनी है कि जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। आपका क्वेश्चन होगा सर क्यों? हमें कैसे पता लगेगा कि इनके बीच में बॉन्ड बनना? नॉर्मल बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम आती है, बड़ी एक कॉमन वर्ड है हर बच्चे का, हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम आपके सामने हैं। तो मैं बता रहा हूं मेटल, आप में से कितने बच्चे जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? मेटल किस चीज को मेटल बोलते हो आप? किस चीज को मेटल बोलते हो? Sir, which have the tendency to donate its electron. जो बड़ी आसानी से किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसे हम कह देते हैं मेटल। इलेक्ट्रॉन के देने वाला मेटल हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है आप कहेंगे सर इस गिवन टेकन से आप हमें क्या बताना चाहते हैं? गिवन टेकन से एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, उस फायदे पे कंसंट्रेट करें। ये साफ कर दूं बेटे? बेसिक बॉन्ड का लेना है, बैक बॉन्ड, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन।
लिया एक मेटल, यहां पे नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, कोई भी एक मेटल, सबसे सिंपल जिससे आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा, NaCl, Na मेंटेन रहेगा। मैंने यहां सोडियम ले लिया, यहां पे नॉन मेटल मैंने क्लोरीन ले लिया। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, आपने भी सुना है, सोडियम पानी में आग लगा देता है, आपने देखी या यकीन करते हैं सर? पढ़ा जरूर होगा कि सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि अगर पानी में डाल दें तो येलो कलर की लाइट आग लगा देता है। अच्छा, नमक तो हम रोज खाते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी ने अभी खाना खाया हो कान से धुएं, मैंने कभी देखा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सोडियम पानी में आग लगा देता है? वो कहानी यही होती है, NaCl में सोडियम ने क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया होगा, एनर्जी निकाल चुके, उनके पास वो एनर्जी है ही नहीं जो पानी के साथ रिएक्शन करे और आग लगा दे, बिकॉज बॉन्डिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो तो काम वो कर चुके। वहीं से बात में आगे बढ़ा रहा हूं। सोडियम ने अपनी नेचर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और हमें पता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो हमने एक सिंबल फिक्स कर रखा है, हम उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। बात क्लियर है? कुछ लोग इसे डॉक्टर का सिंबल भी बोलते हैं, सही बात है, ये डॉक्टर का सिंबल होता है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी का सिंबल है, डॉक्टर का सिंबल नहीं। पॉजिटिव मतलब इतने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन है? Cl। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद कैसा चार्ज आ जाएगा? नेचर का रूल क्या कहता है? प्लस हमेशा माइनस की ओर अट्रैक्ट, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी और क्या बन जाएगा बेटे? यहां से गारंटेड एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई, एनर्जी डिक्रीज हुई, स्टेबिलिटी। तो अगर कोई जनरली आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानना चाहे व्हाट इज आयनिक बॉन्ड या व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग या बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और बॉन्डिंग बिटवीन कैटायन एंड एनायन, तो आपको सिर्फ एक ही बात बताना है, आयनिक बॉन्ड इज ए सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स between cation and anion, and these ions generated by metal and non-metal. After the loss of electron, metal convert into cation and non-metal convert into anion, and cation and anion attract to each other and form a ionic bond. ये बात कितनों की समझ में अभी नहीं है। आयनिक बॉन्ड का मीनिंग समझ गए आप? किसे कहोगे आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन फोर्स। किसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स? कैटायन और एनायन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। किसी को लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम? लिखवा दूं? लिखिएगा। आयनिक बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन फोर्स। आयनिक बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन फोर्स between cation and anion. Ionic bond is a attraction force between cation and anion. Just attraction force. अच्छा, अब यहां से एक बात हमें ये सीखनी है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा। अब हम ये सोचेंगे आखिर क्यों मेटल ने इलेक्ट्रॉन निकाला और आखिर क्यों नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा। इससे समझने के लिए दो कदम पीछे हमें आना पड़ेगा। जब हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें कोई थ्योरी स्टडी करनी होती है कि भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बॉन्ड पढ़ना चाहते हैं।
तो सबसे पहली थ्योरी जो आप लोग पढ़ते हैं बेटे उसे हम ऑक्टेट थ्योरी कहते हैं। तो ये जो हम अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, गेन की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल जो प्रोसेस चल रहा है सब किस थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है? ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी एवरी एटम वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट थ्योरी। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्टेट को गेन करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद तो सारी थ्योरी ऑक्टेट से जुड़ी हुई है। तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉलो ऑक्टेट थ्योरी? And according to octet theory, every atom want to complete their outer shell octet. किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? लिखवा दूं? Yes sir. नोट करिएगा, लिखेगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉलो ऑक्टेट थ्योरी। फॉर्मेशन फॉलो ऑक्टेट थ्योरी, ये ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करता है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉलो ऑक्टेट थ्योरी। और अगले स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट एरो बना के लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी एवरी एटम वांट टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल ऑक्टेट। According to octet theory, every atom want to complete their outermost shell octet. According to octet theory, अष्टक के नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। According to octet theory, every atom want to complete their outermost shell octet. किसी शेल में हमें बेटे ऑक्टेट को पूरा करना है, इसी पे हम पूरा ध्यान लगाएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके सामने शेयर करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रक्चर बनानी है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, आपने कहीं मैग्नीशियम देखा है? आज तक नहीं देखा है, नहीं देखा मैग्नीशियम। अच्छा, कहीं सुना हो कहां होता है? आप सभी बायो के स्टूडेंट हैं, क्या आपने नहीं सुना मैग्नीशियम क्लोरोफिल में? क्या आपने नहीं सुना? अब से पहले जो फोटोग्राफी होती थी, अब तो डिजिटल फोटोग्राफी है, अब से पहले जो फोटोग्राफी होती थी वो बड़ी तेज सी लाइट फ्लैश आती थी, तो वो यही तो होता था मैग्नीशियम रिबन वायर तो बर्न होता था नाइट्रोजन के मीडियम में। मैग्नीशियम, उसी मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। वो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर आप 12 पढ़ रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं? 2। मैं इसको क्लोरीन के साथ जोड़ना चाहता हूं बेटे। आउटर मोस्ट शेल में आपने 7 इलेक्ट्रॉन पढ़े। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम किसे दे सकता है बेटे? क्लोरीन को। इलेक्ट्रॉन देने के बाद मैग्नीशियम पे 2 चार्ज आ जाएगा, 2Cl नेगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स तो क्या बन जाएगा बेटे? तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड है, इज द आयनिक बॉन्ड। क्या बात समझ में आती है? इसके आगे बढ़ना बेटा, ये अभी केवल छोटी छोटी रेंज की बातें चल रही हैं, इसके आगे बढ़ेंगे, कॉपी कर लो इसे। अब हम अगर आयनिक कंपाउंड पढ़ ही रहे हैं तो कुछ बातें आयनिक कंपाउंड या उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कर लेते हैं। लेकिन अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहले बात जनरल सुन लीजिएगा बेटे। जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली वो सॉलिड होते हैं। उसका रीजन भी यही होता है, एनर्जी है नहीं, मिनिमम एनर्जी। आपको पता है अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएं, लिक्विड से गैस में जाएं, तो गारंटीड आप कह सकते हैं उनके एटम्स या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है।
और हमें पता है दुनिया का नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज भी कहां होती होगी? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में होती होगी, यानी कि एनर्जी हद से ज्यादा घट जाती होगी। मॉलिक्यूल विल बी सीज्ड, मॉलिक्यूल रुक जाते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जनरली आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. नोट करिएगा, जनरली आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन नेचर। जनरली ionic compound are solid in nature. जनरली ये सॉलिड के होते हैं। दूसरी बात समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है इनके जवाब देना। हम कहते हैं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर ये हमें रटना है या समझना है। तो अभी तक आप कैसे डिसाइड करते आए हो कि कोई सॉल्ट पानी में घुल जाता है या कौन सॉल्ट पानी में नहीं घुलता, यानी कि कौन सा सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल है और कौन सा सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल नहीं है? आपके पास क्या क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर है, ये चीज चेक करना है। एनी स्टूडेंट? हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। यहां से फिर क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? तो मैं एक बच्चे से ना पूछ के खुद ही बता देता हूं, टाइम बचेगा, कंसेप्ट आगे बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपने कोई सॉल्ट लिया, आपने कोई सॉल्ट लिया, कोई AB आपके पास सॉल्ट है और मैं कह रहा हूं कि भाई ये आयनिक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है। मैं इसे पानी में डालता हूं और आपसे जानना चाहता हूं ये पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिएगा, मेरे पास ये पेन है, मैंने 20 रुपए का खरीदा। ये भाई कहता है कि सर ये पेन आप मुझे दे दो। मैं कहूंगा नहीं दे सकता। क्यों? भाई 20 रुपए का लिया, आप मुझे 20 रुपए दे दीजिएगा या 20 से ज्यादा दे दीजिएगा तो मैं पेन आपको दे दूंगा। बिल्कुल यही कंसेप्ट आपको यहां अप्लाई करना है। आप कहेंगे सर कैसे? हमें सोचना पड़ेगा, जब ये सॉल्ट बना था, इसके 2 कदम पहले जाइएगा। जब ये सॉल्ट बना था तो गारंटेड किससे बना होगा? ये A+ से और B- से। इन्होंने यहां कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करी होगी, एनर्जी बाहर निकाली होगी, जिसकी कीमत पे ये AB बना होगा। जैसे 20 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे यूनिट से समझाता हूं। मान लिया यहां पे बेटे 20 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई, ऐसे जस्ट एग्जांपल, जब ये सॉल्ट बना। अब हमें ये पता है इस सॉल्ट को बनने में, इसे खुद को बनाने में कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ी? 20 किलो। याद रखें, जब हम किसी सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आएंगे, एब्जॉर्ब होंगे, यानी कि एक प्रोसेस होगा और प्रोसेस को नाम दूंगा हाइड्रेशन। और याद रखेंगे हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो जब मैंने इस आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पानी इसकी सरफेस पे आपके चिपक गया होगा, तो यहां से क्या शुरू हुआ होगा? हाइड्रेशन। और मैंने कहा हाइड्रेशन हमेशा एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक पे हमें ये ध्यान देना है कि अगर यहां एनर्जी निकल गई 20 और मोर देन 20, मैं कह रहा हूं यहां से 21 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई। ध्यान से सुनना,
गया, वाटर इसकी सरफेस पे आया, वाटर इसकी सरफेस पे प्रोसेस कौन सा शुरू हुआ? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को मैंने कैसे बताया? एक्सोथर्मिक। मतलब यहां से एनर्जी निकली, वो एनर्जी कितनी थी? 20 से ज्यादा थी। गारंटेड सॉल्ट पानी में घुल जाएगा। ये ऐसे देखो जैसे 20 रुपए के पेन के 21 रुपए मिल रहे। मैं तुरंत कहूंगा हाँ हाँ भाई नो। बाई चांस यहां पर एनर्जी निकलती 18 किलो कैलोरी, उतनी एनर्जी थी ही नहीं जितनी एनर्जी वेस्ट करके ये सॉल्ट बना। ये जो कैटायन एनायन के साथ अट्रैक्ट हुआ, लैटिस बना, जो एनर्जी रिलीज हुई, मैं क्या नाम देने जा रहा हूं उसे? लैटिस एनर्जी। मैंने क्या नाम दे दिया बेटे? लैटिस एनर्जी। यहां वाटर के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर यहां एनर्जी रिलीज हुई, मैंने क्या नाम दे दिया? हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने नाम दिया बेटे हाइड्रेशन। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, कोई सॉल्ट पानी में कब घुलेगा? व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। बच्चे पूछते हैं सर एक बात बताओ, अगर दोनों इक्वल हुए तो क्या होगा? क्योंकि बच्चे वही चीज पूछते हैं, उन्हें लगता है कि अब अटकाएंगे। सोचे तो व्हेन हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। अगर इक्वल हुआ तो जस्ट डिसॉल्विंग की कंडीशन है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं ना हाई डेंसिटी का लिक्विड बन जाएगा, मतलब घुलने के लिए तैयार है। अगर हाइड्रोजन एनर्जी कम रह गई तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इट इज इनसॉल्युबल वाटर। तो मैंने कहा जनरली, अब रुके हैं बेटे लिखेंगे तो ये मिला लिखने में बहुत मैंने कहा कि तुम कैसे कहोगे कि पानी में घुल जाते हैं? ज्यादातर आयनिक कंपाउंड पानी में क्यों घुल जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एक बात याद है। एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में, अकॉर्डिंग टू नाम लिया लाइक डिसॉल्व। जो जैसा होता है वो ऐसो में ही जाके बैठता है, जो जैसा सॉल्ट होता है ऐसे ही सोलवेंट में जाके घुलेगा। पानी पोलर सोलवेंट है, H प्लस OH माइनस, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और सोल्ट पे भी कैसा चार्ज है? प्लस एंड माइनस। दोनों कैसे हैं? पोलर हैं। जो एक जैसे होंगे वो हमेशा घुल जाएंगे, अगर वो अपोजिट है तो नहीं घुलेंगे। कभी पेट्रोल में पानी को घुलते देखा क्या? अगर ऐसा हो जाता तो फिर कितना प्योर पेट्रोल मिला करता, जैसे आज की डेट में दूध प्योर मिलता है। तो नेचर बहुत महान चीज है, उसने पहले से ही कंसेप्ट लगा रखा है, नो पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो आयनिक कंपाउंड जनरली डिसॉल्व हो जाएंगे, किसमें? वाटर में। क्यों डिसॉल्व हो जाएंगे? आयनिक तो पोलर है ही, और वो हम डिसॉल्व किसमें कर रहे हैं? वाटर में। वाटर भी क्या है? पोलर। तो हम कह सकते हैं जनरली आयनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व इन वाटर। एनी प्रॉब्लम? नोट करिएगा, ये बंद हो गया। तो मैं स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा बेटे, वो जरूर लिख लेना, क्वेश्चन वहीं से उठेंगे। इनऑर्गेनिक के केवल गिनती के 7 पॉइंट लिखाऊंगा, 7 इनऑर्गेनिक के। आप किसी भी सॉल्ट को देख के ये बता देंगे ये वाटर सोल्यूबल होगा, क्योंकि मुझे उसके लिए फजांस रूल पढ़ाना है, मैं उसकी स्टार्टिंग अभी से बता देता
अगर कॉपी कराओ तो बोल देना बेटे, मैं जस्ट स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बेटे, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन 2-3 दिन में बॉन्डिंग थोड़ा आगे जाए। सर आपकी रेगुलर क्लास नहीं है अभी इसके बाद में बात करेंगे। बेटे बात क्लियर हुई? यस सर। आगे चलो। तो वो स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे बेटे कि कोई सॉल्ट पानी में कब घुलेगा। दो बातें हो गई इसमें, तो पहले बताऊंगा व्हेन, अगर हम जनरली कोई क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, पहला स्टेटमेंट नोट कर लें। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कोई चीज क्यों घुल जाती है, हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा आ जाती है। और सॉल्युबल या सॉल्युबिलिटी, कोई सॉल्ट पानी में क्यों घुल जाता है, तो इसलिए घुल जाता है बेटा हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा। तीसरी बात जो आयनिक कंपाउंड के बारे में आज तक नीट में पूछी गई, क्या सभी स्टूडेंट ने नाम सुना है आइसोमेरिज्म का? यस सर। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म, आइसोमर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यस सर। बनाएंगे। इधर से और कोई आइसोमर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? सुनिएगा बेटे, हम स्ट्रक्चर चेंज कर किनकी सकते हैं, जिनकी अपनी कोई स्ट्रक्चर हो। आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कोई कहीं आपने ऐसा रूल पढ़ा कि अट्रैक्शन ऑन एक्स एक्सिस, अट्रैक्शन ऑन जेड एक्सिस, ऐसा हुआ क्या कभी? नो डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जिस सिस्टम की ही डायरेक्शन नहीं होती, तुमने डायरेक्शन चेंज कैसे कर दी? जो सिस्टम डायरेक्शन रखता ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आप, भाई फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आप किसी के घर गए, उसके घर का ना जो वो था दरवाजा ना नॉर्थ को था, मैं अगली बार गया तो वो ईस्ट को था, पॉसिबल है भाई, डोर की डायरेक्शन है। अब मान लिया आपने कहा कि उनका तंबू पहले ऐसा था वैसा होगा, जिसकी खुद की कोई दीवार नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, आप कैसे डिसाइड कर दोगे आप? तो हम दावे के साथ कह सकते हैं नो आइसोमेरिज्म इन आयनिक कंपाउंड बिकॉज आयनिक बॉन्ड हैव नो डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम? नोट करिएगा, आयनिक कंपाउंड विल नॉट शो, नहीं शो करेगा, will not show isomerism because isomerism नहीं करेगा बेटा, because ionic bond have no direction, ionic bond की कोई डायरेक्शन नहीं है, ionic bond have no direction, ionic bond की कोई डायरेक्शन नहीं। बेटे इतनी बात समझ में आई आपको? आपने एक बात सुनी होगी, अक्सर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक वर्ड सुना है आपने बेटे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हम कहते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बॉइलिंग तो अपने आप ही ज्यादा होगा। अरे भाई पहले पिघलेगा जब ही तो उबलेगा, तो मेल्टिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग तो अपने आप ही ज्यादा होगा भाई, इसमें कौन सी नई साइंस है? पहले पिघला तो उबला। अब हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं आखिर क्यों आयनिक कंपाउंड ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है, क्यों? ऐसा क्या खास है उसमें? तो ध्यान से सुने, जब हम किसी को मेल्ट करना चाहते हैं, मेल्ट का मतलब है हम आयोनाइज करके नहीं, डिसोसिएट करके उन्हें अलग करना चाहते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जनरली आयनिक कंपाउंड शोज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन, या कह सकते हैं
to the formation of a lattice between cation and anion. We required extra energy to break down this lattice. इस लैटिस को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहां से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। आपने खाना खाया, सब्जी खाई, नमक था और हमने लिख दिया नमक का जो बॉइलिंग पॉइंट है कि 900 कुछ है डिग्री सी में, तो हमारा खाना 900 डिग्री सी पे बनता है। तो फिर नमक का टेस्ट कैसे आ जाता है? सोचा ही नहीं कभी। नमक का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना है? कभी आपने ऐसा देखा? अब तो हम टाटा सॉल्ट खा रहे हैं, पता नहीं आयोडाइज ये वो फलाना ढिमकाना। पहले नमक जो होता था वो पीसेस डली सी आती थी उनकी, उन्हें खाते थे तो क्या वो बड़ी आसानी से पिघल जाता था? ऐसा होता था कभी आप नमक धूप में रख के भूल गए हो और वो पिघल गया? ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? हमारा डिस्कशन ये कुछ ज्यादा इसलिए सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बना हुआ है? आयनिक बॉन्ड, लैटिस। लैटिस मतलब 3 डायमेंशनली अट्रैक्शन है। एक्स वाई जेड पता नहीं चार कोई डायरेक्शन तो है सब जगह से, तो उसे ब्रेक करने में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा है। आयनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, बॉइलिंग मेल्टिंग हमेशा ज्यादा। बात की अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक नीट का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हम कहते हैं कि कोई चीज पहले पिघलती है बाद में उबलती है। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले उबल जाए बाद में पिघले? होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आपने सब्लिमेशन नहीं पढ़ा? हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, पढ़ा। यानी कि मुझे दोनों लैंग्वेज यूज करनी है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन क्या मतलब होता है उसका? कोई चीज पिघलने से पहले उबल जाती है। क्या आपने उसमें कई एग्जांपल नहीं पढ़े? कैंसर नहीं पढ़ा? कपड़ों में वो पुणे की गोली सी रहती है, कभी किसी कपड़े पे दाग आता है क्या? नहीं आता। वो उबल गया लेकिन पिघला नहीं। वो उबल गया, वेपर फेज में आ गया लेकिन पिघला नहीं। मतलब पहले बॉयल हो गया, वेपर फेज में आ गया। मतलब समझते हो आप इसका? व्हेन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। सब्लिमेशन सब्सटेंस पता नहीं कितने बेंजोइक एसिड, ऑक्सैलिक, सॉरी ये तुम्हारा कैम्फर, तो हम इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। तो बात क्लियर है? जनरली रूल क्या होता है? पहले पिघलेगा बाद में उबलेगा। कुछ उल्टा हो गया तो कौन से सब्सटेंस बोल के जाएंगे? सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे आयनिक बॉन्ड में। हम जनरली पढ़ रहे हैं बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। इस प्रॉपर्टीज के बाद हम लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड। बेटा वो डिसोसिएट नहीं होता, वो आयोनाइज होता है। पानी में डालने के बाद उसे घुलना है, उबलना, टूटना नहीं है। मेल्टिंग का मतलब सुनिएगा बेटा, मेल्टिंग का मतलब है बॉन्ड हीट से टूटेंगे। सब्जी में नमक का मतलब है पानी से आयोनाइज होंगे। पानी में घुलता है, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, टेस्ट बिल्कुल बढ़िया आने वाला। अगर मैं उसे हीट से पिघलाऊंगा तो नाम दूंगा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट नहीं होगा, वो क्या होता है? आयोनाइज होता है। आयोनाइज में और डिसोसिएट में बहुत डिफरेंस। बात क्लियर है बेटे? लिखिएगा नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। नेसेसरी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। बस बेटे, इसके बाद सुनिए, जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल। मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बन सकता है? जब मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ले, जब नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन ले, दोनों एक खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक श्रद्धा पूर्वक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दोनों के संबंध बढ़िया हैं तो हमेशा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। इसे केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे? मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, खुशी खुशी निकाल रहा है, वर्ड यूज करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, हिंदी में कहते हैं आयनन विभव। कितनों ने पढ़ा? कभी सुना है आयनन विभव? बिल्कुल वहीं से हम स्टडी करने वाले बेटे, ध्यान से सुनेंगे। हमने यहां बेटे मेटल लिया, मेटल से मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं। जब कोई मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसे कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव। अगर वो थोड़ी सी एनर्जी से वो दे देता है तो मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। बात क्लियर है कि नहीं? जब हम यहां नॉन मेटल ले रहे बेटे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। पहले तो ये बताओ, आपने ये वर्ड सुने हैं या नहीं सुने? आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम सुना? आप में से कोई स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता सकता है? एनी स्टूडेंट? पढ़ा है तो आपको बताना है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयनन विभव क्या है? सिर्फ आयतन कोश से जितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए होती है। कोई बच्चा बोलना चाहेगा कि इस स्टेटमेंट में गलती क्या है? आइसोलेटेड और कुछ गलती? गैसियस है। तीन चीज अगर आप समझते हैं, मैं इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा एक बोर्ड-हेबर साइकिल, तीनों चीजों का जिक्र करूंगा, कैलकुलेशन कराऊंगा और बताऊंगा नीट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड-हेबर पर। ध्यान से सुनिएगा बेटे। आपने कोई मेटल लिया, कोई एटम लिया, आपका टारगेट था इस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना। आपने पढ़ रखा था कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन जब निकालता है उसे हमें कुछ एनर्जी देनी होती है जिसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आपने इसे वो एनर्जी दे दी और इससे कहा कि भाई एटम निकाल दो। इसने वो एनर्जी अपने भाई को सप्लाई कर दी। अकेला थोड़ा ही था, इसके चारों तरफ तो पूरा सिस्टम था। अब हमें टेंशन हुई, हमने तो इसे एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ये रिश्तेदारी निभा रहा। उसने अपने भाई को एनर्जी प्रोवाइड करा दी, हमने उसका इंतजाम करा, उसे क्या कर दिया अकेला। इस गांव में कहते हैं ना, इसका हुक्का पानी बंद कर, ना इसके साथ कोई रहेगा ना कहीं जाएगा, हुक्का पानी बंद। अब जो भी एनर्जी देंगे सिर्फ किस पे रहेगी? एटम के पास रहेगी। तो वर्ड यूज करा गया बेटे आइसोलेटेड। अब एटम क्या कह रहा है? तुम डाल में बात कैसे? हमने इसे एनर्जी दी कि भाई इलेक्ट्रॉन निकाल, ये मेल्ट होकर लिक्विड में आ गया। हम फिर हार गए, भाई हम तो एनर्जी दे रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन निकाल दे, वो लिक्विड स्टेट में आ गया। हमने फिर एनर्जी दी, वो गैस स्टेट में आ गया, पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो हमने फिर उसका इंतजाम करा, पहले तो उसका हुक्का पानी बंद करा, आइसोलेट करा, उसके बाद गैस स्टेट में लिया कि बेटे अब दे एनर्जी। कहां देगा? कौन सी स्टेट में? गैस स्टेट में। कैसा है? अकेला है। यूपी बोर्ड हिंदी में हम इसे कहते हैं विलगित गैसीय परमाणु।
यही पढ़ा होगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम, minimum energy required to remove a electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization energy। तो मैं बोलना चाहता हूं जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। समझते हो मेरी बात? अगर आपकी समझ में आई हो तो लिखवाना शुरू कर दो। लिखेगा इफ मेटल हैव मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, minimum ionization energy, then it form a strong ionic bond। it form a strong ionic bond। अगर आप चाहो तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन भी यहीं पे लिखा दो, स्टार बना के लिख लो। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं किसे बेटे? लिखें, हाँ स्टार बना के लिख लो उस चीज को। लिखो बेटे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove a electron, minimum energy required to remove a electron from outermost orbit, of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom। एंथैल्पी एक अलग चीज है, एनर्जी एक अलग चीज है, डिफरेंस समझ लीजिए। एंथैल्पी और एनर्जी में डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? हीट होता ना, हीट में net total heat content related to any system known as the enthalpy। थर्मोडायनेमिक्स तो उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ एनर्जी वर्ड से चल रहा है। एंथैल्पी आप यूज कर सकते हैं, साइन कन्वेंशन अपोजिट हो जाए, वो बाद की बात होगी। तो हमने यहाँ पे आया आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हुई। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी किससे रिलेटेड है बेटे? मेटल से। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के लिए, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नॉन मेटल जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, तो नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसे नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो क्या बनाएंगे बेटे? स्ट्रॉन्ग आयनिक। बात फिर वही आती है, आप कितने बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कोई डेफिनेशन जानता है? नेगेटिविटी की डेफिनेशन बोलिएगा। कोई भी एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होती है। देखो बेटे, एनर्जी में टेंडेंसी में डिफरेंस है, जस्ट टेंडेंसी, उसे हम विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन। पढ़ा होगा फ्लोरीन। तो क्यों है ज्यादा? वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। अगर हेलोजन की बात करें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर जैसे हमने पढ़ रखा है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इफ नॉन मेटल हैव
higher electronegativity, then it form strong ion. और इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेशन की बात आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसे हिंदी में बोलते हैं, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता बोली जाती है, या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बोली जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी किसकी देखनी है? नॉन मेटल। आयनाइजेशन एनर्जी वाली टेंडेंसी किसकी देखनी है? मेटल की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में लिखेंगे बेटे, इफ ए नॉन मेटल हैव हायर, if a non-metal show या have higher electronegativity, then it form a strong ionic bond. Have higher, more electronegativity, then it form a strong ionic bond. If a non-metal have higher or more electronegativity, then it form a strong ionic bond. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन साथ में लिखना चाहेंगे? स्टार बना के लिख लो बेटे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब देखो ऐसे है, जैसे आपने यहाँ ऐसे लिया बेटा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, आपने पढ़ा होगा। हमें पता क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इससे ज्यादा है हाइड्रोजन। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, किसकी साइड को शिफ्ट हो जाएगा? तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब खींचने की पावर, क्षमता लिखेगा। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, tendency to attract the shared pair of electron towards itself. Tendency to attract the shared pair of electron towards itself is known as the electronegativity. Tendency to attract the shared pair of electron. टेंडेंसी कहते हैं बेटे क्षमता, या कहते हैं इसकी नेचर। कहते हैं ना, इसकी टेंडेंसी लड़ने की, इसकी नेचर टेंडेंसी मतलब उसकी क्षमता। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट और नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बेटे हम चलते हैं कि नीट में ये जो हमने लेक्चर अभी पढ़ाया, नीट में क्वेश्चन कैसे आएंगे? वहां डेफिनेशन तो आएंगी नहीं, तो नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उनका एग्जांपल देता हूं, देखिए। आपने पढ़ा कुछ कंपाउंड ले लिए, लिथियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आपके पास में कुछ क्लोराइड मैंने लिख दी और मैंने आपसे पूछा इनमें से स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन से सॉल्ट में? NaCl, KCl, CS, सीजियम क्लोराइड में। क्यों? सुनिए, आप परेशान ना होइए, आपकी मदद के लिए एक कंसेप्ट है, उनका नाम है फजांस। आपको परेशान नहीं होना, फैजान कहें, फजान कहें, खजान का छोटा भाई, लेकिन कहें फैजान। ध्यान से सुनो, फैजान साहब कहते हैं जितना बड़ा कैटायन, लार्ज कैटायन
छोटा एनायन होगा, स्मॉल एनायन, उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। बड़ा कैटायन, छोटा। आप कहेंगे सर इससे क्या पता चलता? किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता जाता है। जिस इलेक्ट्रॉन को जाना होता है ना, उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, उसे निकालना आसान होता है। कम एनर्जी से ही निकल जाएगा। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम की स्टडी नहीं करते, रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन में आज मैंने लिया नहीं, आज तक वो खुद नहीं बता पाया मैं मेटल हूं या नॉन मेटल हूं। तो यहां उनकी बात चल रही है जिसकी कुछ पहचान है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है। सीजियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यही यूज है इस मेटल का, यूज आज सोलर पैनल में कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, केवल लाइट पड़ने से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो कितना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाता होगा। क्यों बना रहा है? क्योंकि मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। आपकी हेल्प किसने कर दी? फजान साहब ने। वो कहते हैं भाई मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, या कह सकते बेटे लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन अगर है। अब मुझे इन चार में चीज देखनी थी। मुझे पता चला एनायन तो चारों में एक जैसे हैं, सिर्फ चीज किसमें? कैटायन में। मुझे क्या देखना था? लार्ज कैटायन कौन सा है, सोडियम या सीजियम? तो सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्ड किसमें? सीजियम क्लोराइड। ये बात सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मान लिया मैं ऑप्शन दे दूं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में, कौन से कंपाउंड में? NaF। सोडियम तो एक जैसा है, छोटा कौन है? छोटा एनायन, बड़ा कैटायन, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। और अगर इसका रिवर्स हो गया तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये लिखिएगा, विच मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड? मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड। इनमें से किसमें स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड है? Which molecule have stronger ionic bond? इनमें से stronger bond किसमें? तो पहले वाले में आप टिक किस पे लगाएंगे बेटे? एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं सीजियम पे। यहाँ किस पे टिक लगाएंगे बेटे? सोडियम तो एक जैसा था। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जानना चाहूंगा कितने इसका आंसर करेंगे। सुनिएगा बेटा, मैंने यहां लिखा लिथियम क्लोराइड, बात क्लियर? सोडियम क्लोराइड, दोनों ही बहुत। इनमें से कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट करैक्टर किसमें ज्यादा होगा?
कोवलेंट, नॉट आयनिक। फरजान साहब क्या कहते हैं? लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन। कंडीशन किसकी है? आयनिक की। पलट दो, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। कंडीशन किसकी बेटे? कोवलेंट। तो इसमें कोवलेंट करैक्टर किसमें हो जाएगा भैया? लिथियम क्लोराइड। कोवलेंट करैक्टर किसमें? लिथियम। क्यों? स्मॉल कैटायन। जबकि आयनिक के लिए क्या था? चाहो तो लिख लो, अभी आपका सेरिब्रम काम नहीं कर रहा। लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन। हाँ जी, कोवलेंट के लिए स्मॉल कैटायन। हाँ जी, लार्ज एनायन। बेटा लिख लो, आयनिक कंपाउंड की कंडीशन, कोवलेंट कंपाउंड की कंडीशन। किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम? चलेगी। अगर आप थोड़ी सी और हिम्मत करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं। मैंने लिया यहाँ पे AgF, AgCl, AgBr, AgI। मैं जानना चाहता हूं इसमें सबसे ज्यादा आयनिक करैक्टर किसमें है और सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर किसमें? AgF, AgCl, AgBr, AgI। सबसे पहले बताओ, आयनिक करैक्टर सबसे ज्यादा किसमें? कैटायन सब में एक जैसा। स्मॉल एनायन, हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज, एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटा एनायन कौन सा होगा? स्मॉल एनायन किसे फेवर कर रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा बेटे कोवलेंट कंपाउंड देखना है, कोवलेंट नेचर देखनी है। लार्ज एनायन। नीट वालों ने इस पे और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रखा है। आपसे पूछा जाता है कि जनरली ये व्हाइट होता है, ये लाइट येलो होता है, ये डीप येलो होता है, ऐसा क्यों? उसका रीजन भी यहीं से है, लेकिन अभी तुम समझ नहीं पाओगे। एनायन में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, बाद में बात करूंगा। अभी बस इतने, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन्हें पता ही नहीं है। हम बता सकता हूं पोलराइजिंग पावर। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जब आप आवर्त तालिका, पेरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो वहां पे एक बड़ा अच्छे लेवल का कंसेप्ट पढ़ते हो, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। पढ़ा के नहीं पढ़ा? लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ था? मैग्नीशियम। बेरिलियम विकर्ण संबंध क्या था? वे दो एलिमेंट ऐसे होते थे जिनमें पोलराइजिंग पावर इक्वल होती थी। तो वो अभी आपसे नहीं, अभी पेरियोडिक टेबल नेक्स्ट टॉपिक जो भी लेंगे वो इसे बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों वो कैरेक्टर वहां डेवलप हो जाता है। देखो बेटे, नीट में वही क्वेश्चन आप तभी सब सही कर सकते हो जब आप इंटरलिंक सारे कंसेप्ट को जोड़ना जानते हो, क्योंकि सिंगल चैप्टर तो आप 11th-12th में पढ़ते हो। हमें उन सारे कंसेप्ट को एक साथ जोड़ के देखना है, फील करना है, तभी तो आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। अगर आप हर चैप्टर में निकल जाओगे, इसीलिए यहां से जाने के बाद घर पे रिवीजन मस्ट है। कोई प्रॉब्लम आती है, मैं जैसे ही क्लास में घुसता हूं पहले 15 मिनट मेरे से आप सिर्फ प्रॉब्लम पूछिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपकी रिमूव नहीं होगी तो आगे कुछ समझ में आ ही नहीं सकता। कोशिश करिएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा, घर पे जाके बुक्स यूज करिएगा, फिर भी नहीं आता है तो क्लास में आप उससे डिस्कस करिएगा।
कभी मना नहीं करता। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड की साइड। अभी बहुत बचा हुआ है जो हम बात करेंगे पेरियोडिक टेबल की बात। अभी पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी, कलर, रिडॉक्स अगर जानते हो तो मैं साइज देके पूछ लेता, समझ लो थोड़ा सा अगर आइडिया है तो एक छोटा सा एग्जांपल देके पूछ लेता हूं। मेडिकल में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो कहेगा CuCl2 Cu2Cl2, इनमें से आयनिक करैक्टर किसमें जाता है, कोवलेंट करैक्टर किसमें जाता है, इस तरह के नीट में क्वेश्चंस आते हैं। घबराइएगा मत, समझिएगा। अगर आप फर्स्ट क्लास में मेरी में थे तो मैंने कंसेप्ट दिया था ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट का। समझ रहे हो बेटे मेरी बात को? यहां पे आपको पता चला ऑक्सीकरण अवस्था 2 है, यहां ऑक्सीकरण अवस्था 1 है। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है? नहीं है। सच सच बता, नहीं है। पता है x -2 = 0, x = +2। क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1। क्लोरीन है बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा। यहां पे करेंगे बेटा 2x - 2 = 0, 2x = 2, x की वैल्यू क्या है बेटे? क्योंकि क्लोरीन में कितना चार्ज होता है बेटे? माइनस। तो वही रखते तो निकाल रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहां ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी बेटे? 2। तो यहां पे कितनी थी? 1। ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लस चार्ज किस बात को बताता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन तो वही है। ऐसे समझो एक क्लास में 10 टीचर और 10 स्टूडेंट, 10 टीचर 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल टाइट है, एक टीचर एक बच्चे पे पूरा ध्यान दे रहा है। अब हुआ क्या, एक बच्चा एब्सेंट रहा, टीचर कितने? 10, माहौल और टाइट हो जाए। वो जो 10वां टीचर है वो क्रिटिक कर दे, क्योंकि वो तो घूम रहा। अगर मान लिया एक बच्चा और एब्सेंट हो गया, माहौल और टाइट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, प्रोटॉन तो वही है। तो क्या प्रोटॉन वही है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, क्या अट्रैक्शन फोर्स नहीं बढ़ जाएगी? क्या साइज छोटा नहीं हो जाएगा? तो यानी कि प्लस चार्ज कैटायन के साइज को छोटा करता है, जो कोवलेंट करैक्टर की ओर हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर कैटायन मेटल का साइज बड़ा है तो ही तो आयनिक होता है। तो ध्यान से सुनो, +2 क्लास में 2 बच्चे गायब हैं, मास्टर ज्यादा है, इसका मतलब माहौल टाइट है, स्मॉल साइज है, कोवलेंट करैक्टर हो जाएगा। यहां पे केवल एक ही बच्चा एब्सेंट था, केवल एक ही एक्स्ट्रा टीचर है, माहौल जरा ठीक रहेगा तो इसमें कम कोवलेंट करैक्टर। तो एक कंसेप्ट दिमाग में सेट कर लेते हैं बेटे, जैसे ही किसी मेटल पर प्लस चार्ज बढ़ता चला जाता है उसका साइज छोटा होता चला जाता है, कोवलेंट करैक्टर डेवलप होता चला जाता है। बात समझ में आई या नहीं? इस तरह की बातें भी हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि ना अभी हमने पेरियोडिक पढ़ी है ना रिडॉक्स पढ़ा है, तो सिस्टमैटिकली हम इस चीज पे चलेंगे। हेडिंग डालिएगा कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, जैसे ही वर्ड आया कोवलेंट, दिमाग में क्या हुआ? कोवलेंट का मतलब क्या रहा होगा? हम अपने बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जैसे पढ़े ना को-एजुकेशन, जहां पैरेलल बॉयज गर्ल्स पढ़ते हैं, यानी कोवलेंट जहां 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई बॉन्ड बनता। लेकिन ध्यान रहे, ये साझेदारी केवल जब तक ठीक है जब तक ऑक्टेट थ्योरी लग रही है। क्या कहती है ऑक्टेट थ्योरी? साझेदारी बस कब तक करेंगे? जब तक इलेक्ट्रॉन 8 ना हो।
समझिएगा मेरी बात को जरा, इसका मतलब क्या आता है। मान लिया हम साझेदारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लोरीन था, सबको पता है एटॉमिक नंबर 9 है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 7, और हमने उस पर ठप्पा लगा रखा ऑक्टेट का भाई 8, कर ले चाहे जैसे कर ले, बराबर की साझेदारी कर ले। ऐसे ऐसे दो फ्लोरीन आमने सामने आए, रूल था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जांच होगी अभी 5 मिनट बाद कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सोली पर हटा दिया जाए। दोनों भाई आमने सामने बैठे कि भैया जांच होने वाली है, तुम घबरा क्यों रहा छोटे, जैसे ही जांच आए तो कह देना ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरा ही तो है, 8 है। पर ध्यान रखना वो जीप फिर मेरी साइड में क्यों आएगी, बड़े भैया घबराओ मत, कह देना 8 है। कब तक झूठ बोलेंगे, हम दुनिया को बता ही देते हैं भाई हमारा ये इलेक्ट्रॉन साझे का है, और नाम क्या दे दिया, साझेदारी वाला बॉन्ड, ना मेरा ना उसका, हम साथ साथ हैं। अगर तुमने इसे किसी सोलवेंट में डाल दिया तुरंत बदल जाएंगे, हम आपके हैं तुरंत अलग हो जाएंगे। रीजन समझिएगा, वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। अभी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का खेल है। अगर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मुझे देनी है तो मैं क्या कहता हूं, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आती है बात, नोट करिएगा। ए कोवलेंट बॉन्ड is formed by the sharing of electron, साझेदारी by the sharing of electron between two non-metal atom, between two non-metal atom। धातु परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और सबसे बढ़िया, सबसे क्रूशियल पॉइंट, कौन सी थ्योरी को फॉलो करेगा, फॉलो ऑक्टेट थ्योरी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉलो ऑक्टेट थ्योरी, फॉलो ऑक्टेट थ्योरी, फॉलो ऑक्टेट थ्योरी। देखिए बेटे, 2 ऑक्सीजन एटम बैठे हैं, जांच अभी आई नहीं। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, परेशान है, 8 करने हैं। भैया जांच आने वाली, कोई बात नहीं छोटे, कितने हो गए, 8। बड़े भैया यानी कि आप बड़ी आसानी से दुनिया को बता सकते हैं। ये कहानी अगर मैं नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करूं तो, यही कहानी में कार्बन के लिए अप्लाई करूं तो यहां से एक स्टेटमेंट में जारी करूंगा और इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, उसके पास कोई ऑर्बिटल होते ही नहीं है, एटम शेल ही बहुत छोटी है, तो उसे छूट दे दी गई भैया डुप्लेट, आपको 2 पे ही स्टेबल घोषित कर दिया। तो याद रखेंगे ध्यान से, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन थ्योरी कौन सी होगी,
होगी? तो यहां जरूर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी। नोट करिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी। बात की है, अगर आपकी बात, अच्छा हाइड्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे? सिर्फ। तो क्या मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल दूंगा, आप मुझे उनकी थ्योरी, उनकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे? यस सर। वेलकम करिएगा बेटे। देखिएगा, आपको स्ट्रक्चर बनानी है बेटे अमोनिया की, आपको स्ट्रक्चर बनानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, आपको स्ट्रक्चर बनानी है CO2 की, आपको स्ट्रक्चर बनानी है H2CO3 की, आपको स्ट्रक्चर बनानी है अमोनिया की, आपको स्ट्रक्चर बनानी है वाटर की, स्ट्रक्चर बनानी है CH4 की। अब ये मत कहना सर थोड़ा सांस भी ले लो। इन सब की स्ट्रक्चर बनानी है वेरी फास्ट। अगर आप इस बात को जानते हैं, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। करो बेटे, मुझे 30 सेकंड में आंसर मिलना चाहिए इसको। ओनली 30 सेकंड, 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए। अच्छा बेटा, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है स्ट्रक्चर। बस बोल देना, मैं यहां से ट्राई करूंगा, आप मुझे बता देंगे कि कैसे। ओह गुड। अब देखो बेटा, एक बच्चे के पास तो नहीं आया जा सकता, टैली करेंगे सब लोग। क्या आपने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है या नहीं बनाई? बात क्लियर है बेटे? तो मैं शुरू हो जाऊं अगर आपने कर लिया हो तो। शुरू हो जाओ, या भी ट्राई कर रहे हैं बेटे? बनाइए। शुरू करें? शुरू करें बेटे। यहां पर आओ। अमोनिया, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? तीनों बना रहे हैं। हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड बना रहा है, तीन बना रहे हैं। सबने ये बनाया? यस सर। पक्की बात। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो उसे 3 बनाने चाहिए, सिर्फ उससे ज्यादा बनाएगा तो केस हो जाएगा। हर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक। आप में से कितने बच्चे जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एसिड की कितने रिएक्शन पढ़े हैं? कोई 2 रिएक्शन का नाम बता दो। एनी 2 रिएक्शन? बहुत बड़े। शिमिट दूसरी कोई बात नहीं। कर्टियस नहीं। नाइट्रीन कहीं बनता हो? नाइट्रीन NaN3 तो कर्टियस में ले लिया होगा, हाइड्रोजन एसिड में ले लिया होगा, ये सब भी आप पता है। इसकी आपके सिलेबस में 4 रिएक्शन। लोजन रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा? कोई परेशान नहीं बेटा। ये हो गया सेकंड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल क्या बेटा? CO2। मेडिकल वाले इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस के नाम से नीट में क्वेश्चन कितनी बार रिपीट है? CO2। ड्राई आइस, CO2। रूल चेंज नहीं करेंगे। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑक्सीजन कितने बनाएगा? क्या हमारी ऑक्टेट थ्योरी फॉलो है? नहीं है। ये वही एसिड है जिसकी वजह से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ इस एसिड की वजह से पीते हैं हम लोग और खुश होते हैं। किसी ने ज्यादा खाना खाया, मार्केट से लिंक कर दी, पी, डकार ली, डाइजेशन शुरू हो गया। जबकि हम ये जानते नहीं है वो डाइजेशन शुरू नहीं हुआ, ये कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है। CO2 तो इसके टूटने से आई है, डाइजेशन से थोड़ी ना आई है। लेकिन नहीं, डाइजेशन शुरू हो। हमें ध्यान देना है बेटे, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। हाइड्रोजन? बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला
ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। जनरल बच्चों का क्वेश्चन आता है बेटे, अगर हम किसी को एसिड प्रूव करना चाहते हैं, एसिड का मतलब होता है, एसिड का मतलब होता है जो H आयन दे, और H आयन कब निकलेगा? जब वो या तो ऑक्सीजन से या क्लोरीन से या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कार्बन से थोड़ी ना जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसे एक नाम दिया जाता है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल, ऐसा आपने पढ़ा होगा। परेशान मत होइएगा, आगे चले के बाद तो ये कार्बनिक एसिड अमोनिया, हेबर प्रोसेस आपने अच्छा बना दिया, ये 2 बार लिखा गया क्या? कोई बात नहीं। वाटर की बात करते हैं बेटे, ऑक्सीजन कितने मोल बना रहा है? कोई प्रॉब्लम बेटे? मीथेन मास गैस के नाम से क्वेश्चन आता है, मास गैस, दलदल वाली जमीन में मीथेन। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 80% होती है, CH4 वही 4 बॉन्ड आपके सामने। किसी को कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हो गई? यस सर। अब हम आज बॉन्डिंग के चैप्टर में एंट्री करेंगे। कल से चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है? आज क्या, आज हमने इसके बेसिक्स को जाना कि बॉन्डिंग क्या है, कितने तरह के बॉन्ड। कल की जो थ्योरी होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक लिस्ट आप बने, ये है मेरठ मंडल के कितने हैं, गाजियाबाद के कितने, और ये आप ले लो क्वेश्चन से हाथ पर एक पेपर में बस मेरा 6 जने हैं ना, 6 वो हो गए। जैसे मेरठ के इतने, नोएडा के इतने, गौतम बुद्ध नगर के इतने, और इसके इतने, केवल नंबर ओनली काउंटिंग करनी। भैया आप बस मुझे ये बता दो कौन कहां मेरठ से कितने बेटा? 24 है। अच्छा बाकी कहां से बेटा? और बताओ और कहां से है बेटे? हापुड़ से एक है बेटे, हापुड़ से 2 है। अच्छा बोले और कोई यहां से अलावा? मोदी नगर। और बेटे? शामली एक। और कोई? सर 2 लखवा से। 2 लखवा। लखवा से भी आ रहा है? 31 है ना? तो बेटे 24 मिनट के 2 हापुड़, 2 मोदीनगर, 1 शामली, 2 लखवा।